आज के क्लास में हम लोग को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का प्रभाव देखना है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन का मतलब हम लोग पहले से भी जान चुके हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक से किसी जीव में एक नया परिवर्तन देखने को मिल जाता है, उसी को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये किस कारण से हो पाता है? तो हो सकता है गुणसूत्र में विकार आने के कारण, या डीएनए में कोई गड़बड़ी आने के कारण, डीएनए के प्रोटीन में कोई गड़बड़ी आने के कारण। तो ये सब कारण होता है जो उत्परिवर्तन के रीजन बनता है। अब यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो किसी नाइट्रोजन बेस के विलोपन, जब नाइट्रोजनी क्षार का हम लोग बात करते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षार डीएनए के अंदर। जब डीएनए के अंदर पाया जाता है, इसमें परिवर्तन आने के कारण भी क्या होता है? उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वही चीज लिया है, विलोपन हो जाए, या तो कोई नाइट्रोजनी क्षार का विलोपन हो जाए या कोई नाइट्रोजनी क्षार का क्या हो जाए? निवेशन हो जाए। निवेशन मतलब कोई नया नाइट्रोजनी क्षार आ जाए। वो दोनों केसेस में क्या देखने को मिलता है? डीएनए के अणु में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उत्परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप इसके नाइट्रोजनी बेस के क्रम में परिवर्तन हो जाता है। अब अगर डीएनए के इस हिस्से से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, हमको पता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है जो एमआरएनए का निर्माण करता है, या बोल सकते हैं कि डीएनए का जो गुण होता है, डीएनए का जो भी गुण होता है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसका आनुवांशिक गुण को एमआरएनए में भेज दिया जाता है। तो ये इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो वही चीज लिख रहा है, डीएनए के इस हिस्से से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बनेंगे तो एमआरएनए के कोडॉन में भी परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, डीएनए से ही एमआरएनए बनता है, तो इसके कोडॉन में भी परिवर्तन हो जाता है अगर नाइट्रोजनी क्षार के डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार में अगर परिवर्तन होता है तब। अमीनो अम्ल के क्रम में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। तो अमीनो अम्ल पूरी तरह से क्या हो जाता है? बदल जाता है, इसलिए कि ये एमआरएनए ही क्या करता है? अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। सॉरी, एमआरएनए अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस तरह से अमीनो अम्ल में भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से उत्परिवर्तन बिंदु से आगे सभी कोडॉन में बदलाव आ जाते हैं, इसका परिणाम प्रोटीन की संरचना में भी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो जो प्रोटीन का संरचना होता है वो भी बदल जाता है। इसलिए प्रोटीन बनने का प्रोसेस ही होता है डीएनए। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये सब प्रोसेस में क्या होता है? बदलाव, डीएनए में बदलाव होने का सभी में क्या देखने को मिलता है? बदलाव देखने को मिलता है। आगे एक और दिया हुआ है, बेस प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन का प्रभाव। बेस मतलब वही नाइट्रोजनी क्षार। क्षार में अगर प्रतिस्थापन हो जाए, एक नाइट्रोजनी क्षार से दूसरे नाइट्रोजनी क्षार, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटाकर वहाँ पे उसके जगह पर दूसरे आ जाना, तो उसको हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। एक को हटाकर उसके जगह पर दूसरे आ जाना तो उसको हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। तो क्षार में अगर प्रतिस्थापन होता है उसके कारण भी उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार से उत्परिवर्तन में विभिन्न कारकों द्वारा एक नाइट्रोजन बेस की जगह दूसरे नाइट्रोजन में, वही चीज लिखा हुआ है, एक नाइट्रोजनी क्षार की जगह क्या हो जाता है? दूसरे नाइट्रोजनी क्षार आ जाता है। इससे कोडॉन में ऑन पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल में भी क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। और जैसा कि उसके जो ट्रिपलेट बनता है उसमें अगर बदलाव हो गया, मान लो कि पहले एक ट्रिपलेट बना था AGC, अब इसमें क्या होगा कि एक यहाँ पर G की जगह T आ गया, तब ऑब्वियस है कि इसमें अगर बदलाव होगा, या किसी भी नाइट्रोजनी क्षार में एक की जगह दूसरा अगर आ जाता है तो उसके कोडॉन में परिवर्तन आ जाता है, ऐसा होगा। अगर कोई कोडॉन जीन, कोडॉन किसको बोलते हैं? वही जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग क्या होता है कि नाइट्रोजनी जो क्षार होता है 3 का जोड़ा में जोड़ा बनते जाता है, और वही 3 का जोड़ा क्या करता है? मदद करता है एमआरएनए को अमीनो अम्ल को जोड़ने में, जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करने में। तो उसमें परिवर्तन भी देखने को मिल जाता है। उस परिवर्तन के बाद चेन समापन कोडॉन में परिवर्तन हो जाता है। हम लोग पढ़े थे कोडॉन समापन कोडॉन याद रखना है और प्रारंभिक कोडॉन याद रखना है। तो उसमें ही क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ऐसा परिवर्तन होने के कारण तो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया वहीं पर क्या हो जाता है? रुक जाता है। मान लो कि चैन समापन पहले ही मिल गया, समापन कोडॉन पहले ही मिल गया, इसके परिवर्तन होने का, इसमें नाइट्रोजनी क्षार में परिवर्तन होने के कारण समापन कोडॉन पहले ही मिल गया, तो पहले ही क्या हो जाएगा? प्रोटीन का निर्माण होना बंद हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तन के चलते ही मनुष्य का रक्त संबंधित रोग थैलेसेमिया होता है। एक रक्त संबंधित रोग होता है थैलेसेमिया, तो ये भी जीन में उत्परिवर्तन के कारण ही होता है। या सिकल सेल एनीमिया भी जीन उत्परिवर्तन के कारण ही होता है। मनुष्य के रक्त में अवस्थित हीमोग्लोबिन 4 पेप्टाइड चेन से बनी होती है। तो जो हम लोग को मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हमको पहले से जानते हैं कि रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये 4 पेप्टाइड से बनी हुई रहती है। जीन उत्परिवर्तन के फलस्वरूप
बीटा चेन के छठे स्थान पर परिवर्तन होने से अमीनो अम्ल में क्या जाता है, इसमें बदलाव आ जाता है एवं ग्लूटामिक अम्ल की जगह कौन सा अम्ल बन जाता है, वैलिन अम्ल। हम लोग पढ़ते हैं अमीनो अम्ल कितना प्रकार का होता है, 20 प्रकार के, जिसमें क्या देखने को मिलता है, एक गैलोटामिन अम्ल भी बनता है। लेकिन ये परिवर्तन होने के कारण गैलोटिन अम्ल की जगह कौन बन जाता है, वैलिन का निर्माण हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लाल रुधिर कणिका का आकार क्या हो जाता है, गोलाकार न होके हंसियाकार हो जाता है, हंसुए के आकार का हो जाता है, तो यह हंसियाकार बन जाता है। ऐसे तो लाल रुधिर कणिका जो कोशिका होता है उसका गोलाकार आकृति होता है, लेकिन ऐसा होने के कारण, इसमें परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाता है, ये हंसुआ आकार के इसका आकृति बन जाता है, मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है इससे। तो ये सब चीज़ें चर्चा किया जा रहा है कि अगर नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन क्षार का प्रतिस्थापन होता है, उसके कारण भी क्या होता है, मनुष्य में अलग अलग बीमारी देखने को मिलता है। आगे दिया हुआ जीन अभिव्यक्ति का नियम। जीन अभिव्यक्ति का नियम हम लोग पढ़ेंगे, जीन का हम लोग इसमें क्या क्या नियम दिया हुआ है, किस प्रकार से क्या होता है, उसके बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। बताने से पहले एक बार फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि हर एक जीवों को सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, इसी केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है, उसी गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, उसी गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है। डीएनए का सबसे छोटा खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये बार बार हम रिपीट कर देते हैं कि याद रहे कि हम लोग पढ़ क्या रहे। वही जीन क्या होता है, एक वही जीन ये बोलिए या डीएनए बोलिए या गुणसूत्र बोले, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। गुण को स्थानांतरण करने वाले जीन ही होते हैं, जो सबसे छोटा इकाई बोला जाता है डीएनए का खंड को ही जीन कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। मेंडल के आनुवंशिक फैक्टर को 1909 में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन का नाम दिया था। हमको पता है कि मेंडल पहले इसको एलील एक कारक का नाम दिए थे कि एक कारक है, लेकिन इसी कारक को बाद में नाम दिया गया 1909 में, क्या इसका जीन नाम दिया गया। पहले इसको कारक मेंडल बोलकर समझाए थे। टी.एच. बोवेरी और डब्ल्यू.एस. सटन 1902 के प्रयोग के सर्वप्रथम प्रमाणित किया कि जीन क्रोमोसोम और गुणसूत्र के ही अंश होते हैं। तो ये उस टाइम पता चला कि जो जीन होते हैं असल में क्या होता है, क्रोमोसोम और गुणसूत्र का ही अंश होता है एवं निश्चित स्थानों पर रहते हैं, और ये निश्चित स्थानों पर रहते हैं, परंतु जीन की संख्या क्रोमोसोम की संख्या से बहुत अधिक होती है। हमको पता है कि अगर इंसान का बात करेंगे, ह्यूमन का बात करेंगे, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, लेकिन जीन का बात करेंगे तो जीन की संख्या अनगिनत रहता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एक कोशिका के अंदर। उदाहरण के तौर पर लिया गया है कि मनुष्य की एक कायिक कोशिका, कायिक मतलब कि जनन कोशिका को छोड़ दिया जाए, कायिक कोशिका, जन्म दो प्रकार कोशिका होता है ना, एक कायिक कोशिका होता है, एक जनन कोशिका होता है। जनन कोशिका जो जीवों के जन्म देने में मदद करता है, वो कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं, और बाकी जितना शरीर में कोशिका होता है उसको हम लोग कायिक कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि जीनों की संख्या अगर बात किया जाए तो एक कायिक कोशिका में जीनों की संख्या का अगर बात करेंगे तो 20,000 से 25,000 पाया जाता है। तो एक कोशिका के अंदर जीन का बात करेंगे तो 20,000 से 25,000, लेकिन गुणसूत्र कितना से 46 ही होता है। 1950 में पहले जीन से संबंधित जानकारी कुछ उच्च वर्गीय पौधे तथा ड्रोसोफिला मेलागोनागेस्टर नामक मक्खी पर किए गए प्रयोगों पर ही आधारित थी। पहले जो जीन के बारे में अध्ययन किया गया था 1950 में, कुछ ज़्यादा चीज़ों पर नहीं किया गया था, कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधों पर किया गया था और कुछ मक्खियों पर किया गया था जीन के बारे में रिसर्च। परंतु क्रोमोसोम तथा डीएनए के आणविक संरचना का अध्ययन, लेकिन जब क्रोमोसोम और डीएनए का आणविक संरचना मतलब उसमें कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, अभी हम लोग सब चीज़ चर्चा कर चुके हैं, तो इसका अध्ययन स्पष्ट हो गया कि जीन डीएनए का बड़े अनुखंड है। तो वही है डीएनए का एक क्या है, खंड होता है, जो जीन होता है वो क्या होता है, डीएनए का खंड होता है। ये बाद में पता चला जब डीएनए के आणविक संरचना के बारे में जब लोग जान चुके तब। जीन क्रोमोसोम में रैखिक क्रम में एक सिरे से दूसरे सिरों तक व्यवस्थित रहता है। जीन का अगर बात करेंगे तो क्रोमोसोम में कैसे रहता है, रैखिक क्रम में कैसे रहता है, रैखिक क्रम में एक सिरे से दूसरे सिरों तक व्यवस्थित रहता है। सभी जीवों के वंशागत लक्षणों का निर्धारक है। जीन ही जो होता है सभी जीवों को वंशागत जो लक्षण होता है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जो लक्षण आता है वो जीन ही निर्धारित करता है। एक जीन में करीब
कितना न्यूक्लियोटाइड्स का बात करें तो एक जीन में कम से कम 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। अब भूल गए होंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, अब भूल गए हो तो समझ में कम आएगा। अब देखो न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए का निर्माण होता है। कैसे, तो याद करो न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते थे, जब एक शर्करा के साथ फास्फोरस जुड़ता है और फिर शर्करा के साथ एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड है। ये कितना है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही आपस में ऐसे जुड़ते जाता है, ऐसे ही आपस में क्या होते जाता है, जुड़ते जाता है और ये एक लंबा सा चेन बनाता है। ये क्या करता है, एक लंबा सा चेन बनाता है तो उसको हम लोग एक रज्जु कहते हैं या वन टेम्पलेट कहते हैं। और उसी प्रकार से एक इधर भी एक लंबा सा चेन बनता है और दोनों आपस में जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डीएनए कह देते हैं। तो यही तीन पदार्थ एक साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स एक डीएनए के अंदर कितना पाया जाता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि एक जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का जो संख्या होता है लगभग 1000 होता है। तो कोशिका विभाजन के पूर्व, जब कोशिका विभाजन होने वाला रहता है उसके पहले स्वतः प्रतिलिपिकरण के द्वारा जीनों का विभाजन होता है। उस टाइम भी क्या होता है, स्वतः प्रतिलिपिकरण बनता है, इसका एक नया तैयार होता है डीएनए। हमको पता है एक डीएनए से नया डीएनए तैयार होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तब एक कोशिका से नए कोशिका बनता है, तब नए डीएनए का भी निर्माण होता है। उसी दौरान जीनों का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उसी दौरान जीन का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। किसी जीन में एक लक्षण को प्रकट होने के लिए एक ही जीन उत्तरदायी होता है। किसी जीन में एक लक्षण का प्रकट मतलब एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए, मान लो कि एक लक्षण पेरेंट्स से उनके बच्चे में गया, वो एक ही जीन द्वारा एक होता है। और दूसरा लक्षण अगर बात करेंगे तो दूसरा जीन द्वारा होता है, तीसरा लक्षण बात करेंगे तो तीसरा जीन द्वारा होता है। तो सारे लक्षण अलग अलग जीन द्वारा आता है उनके बच्चे में। परंतु सामान्यतः बहुत से जीनों की संयुक्त क्रिया से ही कोई लक्षण प्रकट होता है। लेकिन कोई कोई लक्षण ऐसा होता है उसमें बहुत सारे जीन आपस में मिलता है तब वो लक्षण को दर्शाता है। उसमें बहुत सारे जीन क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं तभी जाके उस लक्षण को दर्शाया जाता है, तभी जाके वो लक्षण दिखाई देता है। आगे दिया हुआ है, एस बेंजर ने 1962 में जीन की परिभाषा सिस्टोन, रिक्टोन, म्यूटोन के रूप में दी। देखो बाद में अभी 1950 का उधर बात हो रहा था, इधर 1962 का बात हो रहा है। एस बेंजर द्वारा परिभाषा दिया गया जीन का किस किस रूप में, सिस्टोन के रूप में, रिक्टोन के रूप में, म्यूकोटोन के रूप में दी गई। जीन की क्रियात्मक इकाई, जीन की क्रियात्मक इकाई जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करती है। तो जीन के सबसे क्रियात्मक इकाई जो क्रिया करता है वो जो प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, निर्देशित करता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, सिस्टोन पुनः संयोजन की इकाई को रिक्टोन और परिवर्तन की इकाई को म्यूटोन कहा जाता है। अब देखो जो निर्देशित करेगा, प्रोटीन को बनाने को निर्देशित करेगा उसको हम लोग सिस्टोन कहते हैं। पुनः संयोजन मतलब दोबारा ये जुड़ेगा, दोबारा जो बनेगा उसके इकाई को रिक्टोन कहते हैं और जो उसमें उत्परिवर्तन होगा उसको हम लोग म्यूटोन कहते हैं, म्यूटोन कहते हैं, उसको हम लोग म्यूटोन कहते हैं। इसी डिफिनेशन के ऊपर जीन के बारे में बताया गया। इस प्रकार जीन के कार्य संरचनात्मक या नियामक हो सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल हो सकता है, उसका अलग अलग बनावट हो सकता है। हर एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के नियंत्रण करता है। तो जितना भी जीन होता है एक पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण, जो पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण मतलब उसका निर्माण जो होता है उसको नियंत्रित करता है ये जीन। जीवों में किसी कार्य को संपादन के लिए एक से ज़्यादा एंजाइम की आवश्यकता होती है। हमको पता है कि जीवों को अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होता है शरीर में। अलग अलग एंजाइम ही क्या करता है, शरीर के अलग अलग कार्य को करता है। एक ही एंजाइम सारा कार्य शरीर में नहीं करता, ये हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे थे। यानी एक से ज़्यादा जीन का योगदान एक कार्य को पूरा करने के लिए होता है। अब देखो कोई एक कार्य को करने के लिए एक से ज़्यादा जीनों की आवश्यकता पड़ता है, एक से ज़्यादा जीनों के आवश्यकता पड़ता है। तो कोई एक कार्य को करने के लिए एक से ज़्यादा जीनों की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए नियंत्रण की कार्य विधि होती है। रचनात्मक जीनों के द्वारा कोशिका के अंदर जीव रासायनिक क्रियाओं
का संचालन होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आरएनए जैसे कि ये सब काम करता है। ये जीन के अलग अलग क्रियाओं कराने के लिए अलग अलग आरएनए काम करता है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, प्रोटीन, एंजाइम आदि का संश्लेषण होता है। अब ये सबसे क्या होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का संश्लेषण होता है, ये सब चीज़ें बनता है। क्योंकि जीवित कोशिकाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वैसे जीवित जो कोशिका है ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोटीन का, एंजाइम का। अगर वो जीवित है तो उसको प्रोटीन और एंजाइम का आवश्यकता है। प्रोटीन का भी जरूरत होता है हम लोग शरीर में, एंजाइम का भी आवश्यकता होता है। इसलिए संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति से इनका निर्माण होती है। जिनके व्यक्ति से इसका, अब देखो ऑब्वियस है कि प्रोटीन और एंजाइम जिससे ये इसका निर्माण होता है उसको विधायक या हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। अब जो जीन इस सब का निर्माण करता है, प्रोटीन का, एंजाइम का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। तो जो प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करेगा उसको हम लोग हाउस कीपिंग जीन के नाम से जानते हैं। अन्य प्रकारों के जीनों जिनकी आवश्यकता इन जीनों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करने में होती है। अब देखो, अब ये तो कुछ जीन है जो क्या कर रहा है, ये जीन क्या कर रहा है, तो प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण कर रहा है। लेकिन कितना मात्रा में प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करना चाहिए, इसके लिए भी एक नियंत्रक जीन होता है। इसके लिए क्या होता है, नियंत्रक जीन होता है। तो वही जीन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है कि तुमको अगर इसको बोला जाता है कि इसका प्रोटीन का निर्माण इतना ही मात्रा में करना है, एंजाइम का निर्माण इतना ही मात्रा में करना है, ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। तो इसके लिए इसको नियंत्रक जीन भी पाया जाता है। बात समझ में आया। कुछ जीन होगा जो क्या करेगा कि प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करेगा, लेकिन कुछ जीन उस जीन को नियंत्रित करेगा, ये इसलिए कि वो प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण जितना जरूरत है उतना ही करे। कोशिकाओं की क्रियाशीलता पर जीनों की सक्रियता निर्भर करती है। कोशिकाओं की क्रियाशीलता कितना है, उसके जीनों की सक्रियता उसको कितना। अब देखो, कोशिक्रिया जितना क्रियाशील होगा किसी के साथ जितना जल्दी अभिक्रिया करेगा, वो जीन उतना ही क्या होगा, उस कोशिका का जीन उतना ही एक्टिव रहेगा। उस कोशिका का जीन उतना ही क्या होता है, एक्टिव, उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। एक ही समय में अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न जीन सक्रिय होते हैं। एक ही समय में अलग अलग कोशिका में भिन्न भिन्न जीन क्या होता है, सक्रिय होते हैं। एक ही समय में अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग जीन भी क्या होता है, सक्रिय रहता है। एक कोशिका में उपस्थित जीनों में लगभग 90% निष्क्रिय रहता है। अब ये भी बात सही समझ लेना है कि अगर एक कोशिका का बात करते हैं तो अगर इसमें जो जीन सक्रिय रहता है लगभग 10% ही सक्रिय रहता है, 90% क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है, शांत पड़ा हुआ रहता है। वैसे लिखा हुआ है कि 10% ही क्या होता है, एक कोशिका के अंदर जो जीन सक्रिय होता है 10% ही सक्रिय होता है, 90% क्या होता है, निष्क्रिय होता है। वैसे जीन जो अपना स्थान बदलते रहते हैं, वैसा जीन जो अपना स्थान क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उस जीन को हम लोग क्या कहते हैं, जैम्पिंग जीन कहते हैं या ट्रांसपोसोन्स कहते हैं। तो उसको हम लोग जंपिंग जीन कहते हैं, इसलिए कि अपना स्थान क्या करते रहता है, ये बदलते रहता है। जीवों में वृद्धि के अनुसार, जब जीवों में जब वृद्धि होता है तो उसके अनुसार कुछ जीनों में क्रियाशीलता बढ़ती है। अब जीवों का जैसे जैसे वृद्धि होता है तो उसमें कुछ जीन में क्या होता है, क्रियाशीलता बढ़ते जाता है एवं कुछ की कम होते जाती है। ऐसा भी होता है कुछ का बढ़ता है या कुछ का कम भी होता है। जब किसी जीव का वृद्धि होता है तब या कोई साथी क्या हो जाता है, उसका क्रियाशीलता बंद हो जाता है, मतलब वो उसका जीन कोई अब काम का नहीं रह जाता है। जैसे बीजों का अंकुरण के समय जीन एंजाइमों की आवश्यकता होती है। और वैसे है कि जब बीज का कोई अंकुरण होता है तो उस टाइम जीन के एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है। उनकी ज़रूरत आगे पौधों को नहीं होती है, तो सिर्फ इसको अंकुरण कराने के लिए उसका आवश्यकता पड़ता है, फिर उसके आगे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो बीज के एंजाइम होते हैं तो उसका ज़रूरत पड़ता है कब, सिर्फ उसका अंकुरण करा देने के लिए। जब अंकुरण हो जाएगा, उसका पौधा थोड़ा बढ़ जाएगा, उसमें पत्ती वगैरह आ जाएगा, तो उसके बाद अपने आप वो अपना भोजन सारा चीज़ बनाना शुरू कर देता है। उसके लिए फिर एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो अब जैसे वो वृद्धि कर लेगा, ये एंजाइम बेकाम का हो गया, मतलब वो एंजाइम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फूल बनने के समय काम करने वाले एंजाइम का, जब देखो पौधा में हमेशा फूल बनता है, जब फूल बनता है तो उस टाइम वो एंजाइम काम करेगा, लेकिन जैसे उसका फूल खत्म हो जाएगा वो एंजाइम क्या हो जाएगा,
निष्क्रिय हो जाएगा। तो वही चीज़ को लिखा हुआ है कि कुछ एंजाइम क्या होता है, सक्रिय होता है, कुछ एंजाइम अपना स्थान बदलता है, और कुछ एंजाइम क्या होता है कि वृद्धि होने के साथ क्या होता है, वो एक्टिव होते जाता है, या कम निष्क्रिय होते जाता है, या पूरी तरह से वो निष्क्रिय हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये सब अलग अलग जैसे एग्जाम्पल दिया है, फूल अब जैसे जब फूल उगेगा उसी टाइम वो एक्टिव होगा, बाद में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं रह जाएगा, फूल जैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जीनों की क्रियाशीलता नियंत्रित करने की विधि होती है। इसको नियंत्रण में जिस जीन की जब आवश्यकता पड़ती है उसे सक्रिय बना देती है। अब देखो ये सब काम कौन करता है, जो नियंत्रक जीन होता है वही करता है, जो नियंत्रक जीन होता है वही ये सब काम करता है। ये जब जिस जीन का आवश्यकता होता है उसको सक्रिय कर देगा, और जब देखेगा उस जीन का काम खत्म हो गया तो उसको वो निष्क्रिय कर देता है। तो ये नियंत्रक जीन का काम होता है, यही उसको कंट्रोल करता है। अकेंद्रीकी या प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के बारे में बार बार चर्चा करते आ रहे। प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, दो प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है पुराना टाइप का कोशिका होता है, जिसके केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली नहीं रहता है, केंद्रक इसका पूरी तरह से खुला हुआ रहता है। अभिव्यक्ति संबंधित कार्य गत कई दशकों से हो रहा है एवं काफी जानकारी भी प्राप्त हुई है। इसकी तुलना में केंद्रीकी और यूकैरियोटिक में इसके संबंधित जानकारी का अभाव है। अब देखो अभी जो यूकैरियोटिक अगर बात करते थे इसमें अभी संबंधित जानकारी का थोड़ा अभाव है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में बहुत सारी जानकारी हम लोग को पता चल चुका है। अभी हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति। प्रोकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब अभी जान चुके हैं कि ये विषाणु या किसी बैक्टीरिया वगैरह में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। बात करेंगे जीव का तो ये सिर्फ वायरस में या किसी बैक्टीरिया वगैरह में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अब ई कोलाई का बात करें, ई कोलाई में ये प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन का शोध सबसे अधिक हुआ है, तो इसी पर ज़्यादातर लोग क्या किए, रिसर्च किए हैं ई कोलाई बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया में हमेशा एक गोलाकार क्रोमोसोम होता है। तो बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन हम लोग हिस्टोन पढ़े थे, इनमें हिस्टोन प्रोटीन तथा केंद्रक का अभाव होता है। तो इसमें दो चीज़ नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है और साथ साथ केंद्रक भी इसमें नहीं पाया जाता है। इमाइटोटिक कोशिका विभाजन द्वारा सामान्य बैक्टीरिया की कोशिकाएं 15 से 20 मिनटों में विभाजित हो जाती है। तो देखो इसका जो सामान्य बैक्टीरिया कोशिका होता है इसको विभाजन होने में कितना समय लगता है, 15 से 20 मिनट लगता है। सही अर्थ में लैंगिक जनन में इनमें नहीं होता। अब अगर बात करेंगे ई कोलाई कोशिका, ई कोलाई बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया में लैंगिक जनन का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन निम्नलिखित विधियों द्वारा जीनों का पूर्ण संयोजन होता है। तो इसमें से नया संयोजन, नया जीन का निर्माण होता है एक विधि द्वारा, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला दिया है रूपांतरण और ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें बैक्टीरिया का डीएनए एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद में चला जाता है। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है इसमें भी 2 स्ट्रैंड पाया जाता है। हम लोग इसमें एस स्ट्रैंड शायद इसमें पढ़े थे, एस स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड हम लोग पढ़े थे इसके पहले शुरुआत में इस चैप्टर में। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक प्रभेद, स्ट्रैंड मतलब प्रभेद, दूसरे प्रभेद में चला जाता है। अब दूसरा प्रभेद नए डीएनए के अनुसार अपना गुण निर्धारित करता है। देखो होता क्या है कि जो यहाँ पर एक प्रभेद होता है तो दूसरे प्रभेद के अंदर चला जाता है। अब इसके कारण दूसरे प्रभेद में नए डीएनए के अनुसार उसका गुण भी निर्धारण होता है। अब उसका गुण भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। पराक्रमण या ट्रांसडक्शन, इनमें जीवाणुभोजी द्वारा डीएनए एक बैक्टीरिया की कोशिकाओं से दूसरे में जाती है। जीवाणुभोजी के सहायता से, जीवाणुभोजी जो होता है, जीवाणुभोजी के सहायता से जीवाणुभोजी द्वारा डीएनए का एक बैक्टीरिया की कोशिका दूसरे में भेजा जाता है। जीवाणुभोजी के सहायता से एक बैक्टीरिया कोशिका डीएनए दूसरे
बैक्टीरिया में भेजा जाता है। इस बात को मान लो कि ये बैक्टीरिया 1 है, ये बैक्टीरिया 2 है। ये जीवाणु भोजी की सहायता से क्या किया जाता है कि इसमें का जो डीएनए होता है, इसके शरीर का जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो डीएनए क्या किया जाता है दूसरे बैक्टीरिया में भेजा जाता है। आगे संयुग्मन, इसमें क्या किया जाता है उसको समझते हैं। ट्रांसडक्शन का मतलब समझ में आ गया कि इसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में डाला जाता है, किसके सहायता से? जीवाणु भोजी के सहायता से, ठीक है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या किया जाता है, एक ही बैक्टीरिया के अंदर दो प्रभेद पाया जाता है, तो एक प्रभेद को दूसरे प्रभेद में भेज दिया जाता है, ठीक। तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं संयुग्मन। तो जीन पुनः संयोजन की इस विधि में दो बैक्टीरिया कोशिकाएं लिया जाता है। दो बैक्टीरिया कोशिकाएं एक दूसरे के नज़दीक आती है। दो बैक्टीरिया रहेगा, दोनों को बैक्टीरिया कोशिका एक दूसरे के नज़दीक आएगा, जिसमें एक दाता या नर कोशिका तथा दूसरे का ग्राही तथा मादा कोशिका होती है। तो एक का दाता कोशिका होता है और एक ग्राही कोशिका होता है। बात को समझना, यहाँ पर दो बैक्टीरिया है, मान लो ये B1 है और ये B2 है, और इसका जो ये B1 है और ये B2 है, और इसका जो एक कोशिका होगा और इसका एक कोशिका होगा, एक दूसरे से क्या आएगा, एक दूसरे के क्या आएगा, पास आएगा। इसका कोशिका और इसका कोशिका एक दूसरे के पास आना शुरू करेगा। और एक क्या होगा, एक का कोशिका दाता कोशिका होगा, एक का ग्राही मतलब लेना, दाता मतलब देना। तो यह दाता बोले या इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर भी कहते हैं, नर कोशिका कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मादा कोशिका कह रहे हैं, ठीक। दाता कोशिका होगा, जो नर कोशिका होगा, F+ सेल से F कारक या छोटा डीएनए ग्राही कोशिका F- संयुग्मन नलिका द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। अब देखो ये क्या होता है, तो यही इसमें क्या होता है, इसमें एक नलिका पाया जाता है और इसके अंदर ये क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है। इस कारणवश ग्राही कोशिका, जो ग्राही वाला था यही लेने वाला था, मादा वाला ग्राही कोशिका था, ग्राही कोशिका के अनुवांशिक लक्षणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसके कारण उसका जो अनुवांशिक लक्षण था वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ग्राही कोशिका का F कारक दाता के F कारक से कभी कभी मिलकर अलग ही रहता है, कभी कभी मिलकर पूरी तरह से क्या हो जाता है, अलग ही हो जाता है। ये एक दूसरे से मिलकर एक नया म्यूटेशन बनाता है, मतलब पूरी तरह से एक नया गुण का निर्माण करता है। इस बात को समझना है। तो उससे क्या हो जाता है, एक नया गुण का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं HFR, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन उसको हम लोग कहते हैं। तो वही चीज़ होता है कि यहाँ पर दो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया कोशिका जिसको हम लोग दाता कोशिका कह रहे हैं, और एक दूसरा बैक्टीरिया कोशिका जिसको हम लोग ग्राही कोशिका कह रहे हैं। दाता कोशिका का बैक्टीरिया का होता है, निकल कर किस में चला जाता है, ग्राही वाला कोशिका में चला जाता है, ग्राही वाला कोशिका में चला जाता है, और उसमें जाकर उसका आनुवांशिक गुण में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, उसके आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन ला देता है, उसका आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन ला देता है। या ऐसा भी होता है जो परिवर्तन लाता है वो पूरी तरह से दोनों से क्या होता है, अलग होता है, वो पूरी तरह से दोनों से क्या होता है, अलग होता है। ऐसा चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुग्मन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग संयुग्मन के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवों में अनेक जीन होते हैं, तो ये हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं कि एक ही कोशिका में हम लोग इंसान में देख रहे थे 20,000 से 25,000 होता है। तो पूरा अगर शरीर ले लेंगे तो उसमें जीनों की संख्या अनगिनत रहेगा। जिनका उपयोग हमेशा नहीं होता है, उसमें सारा जीन का उपयोग हमेशा नहीं होता है। ये भी चीज़ हम लोग पढ़े ऊपर में कि जब जिसका आवश्यकता होता है वही उसका जीन का काम होता है, एक्टिव रहता है, अदरवाइज वो निष्क्रिय रहता है। जरूरत पड़ने पर इसे सक्रिय करने की कार्य विधि को निम्नलिखित दो भागों में, जब ये इसको जरूरत पड़ता है तो सक्रिय करने का जो कार्य विधि होता है वो दो तरीका होता है। उसका सक्रिय करने का दो तरीका होता है। दो तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। दो तरीका कौन कौन सा दिया होता है, पहला दिया हुआ है अभिप्रेरण, जिसको हम लोग इंडक्शन कह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडक्शन कह रहे हैं इंग्लिश में। दूसरा है दमन, जिसको हम लोग रिप्रेशन कह रहे हैं, रिप्रेशन कह रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले इंडक्शन वाला पढ़ते हैं। यह एक प्रकार का जीन नियंत्रक है। ये भी एक है, और वैसे जीन नियंत्रक ही होता है जो क्या करता है, जीन को एक्टिव या निष्क्रिय करता है। तो ये भी एक प्रकार का जीन नियंत्रक है, जिसमें सबस्ट्रेट को मिलाने से उस एंजाइम का संश्लेषण प्रेरित होता है जो उसके विघटन के लिए जरूरी होता है।
अब देखो इसमें क्या किया जाता है, एक एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है जो उसका विघटन करता है, तोड़ने का काम करता है। एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है जो उसको तोड़ने का काम करता है। जैसे ई कोलाइड में लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज बनते हैं। देखो यहाँ पे जब हम लोग लैक्टोज जो पदार्थ होता है, ई कोलाइड में जो लैक्टोज पदार्थ होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराकर इसका विघटन करते हैं, तोड़ते हैं दो चीज़ों में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ते हैं, जिनमें उत्प्रेरक के रूप में एक एंजाइम काम करता है बीटा गैलेक्टोसिडेट्स एंजाइम में काम करता है इसको तोड़ने में। यहाँ पर देख सकते हैं लैक्टोज जो है इसको तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसिडोज एंजाइम काम करता है और इसको दो में विघटित कर देता है, ग्लाइकोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ये दो पदार्थों में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ये विघटित कर देता है। जब माध्यम में लैक्टोज मिलाया जाता है जो एंजाइम के संश्लेषण में 1000 गुना वृद्धि हो जाती है। जैसे ही लैक्टोज उसको मिलता है, अभी तक ये एंजाइम काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये एंजाइम अब संश्लेषण पहले के तुलना में कितना 1000 गुना ज़्यादा बनना ये शुरू हो जाता है। जैसे ही सब्सट्रेट को हटा दिया जाता है तो एंजाइम का संश्लेषण की मात्रा बहुत गिरावट आ जाती है। जैसे ही ये खत्म होता है, जैसे ही लैक्टोज हट जाता है, उसके बाद ये फिर से बनना क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो देखो ये जैसे ही लैक्टोज पदार्थ आया, वही एंजाइम का संश्लेषण क्या हो गया, बहुत ज़्यादा में वृद्धि हो गया, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ फिर से इसका एंजाइम के बनावट में क्या हो गया, फिर से गिरावट आ गया। तो ये कौन कंट्रोल करता है, तो ये जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग जीन नियंत्रक कहते हैं, या इसको किस नाम से जानते हैं, तो इंडक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस प्रकार यह लैक्टोज प्रेरक का कार्य करता है और इस प्रकार जेनेटिक तंत्र या प्रेरणीय तंत्र इसको हम लोग कहते हैं। अब दमन वाला काम क्या करता है, इसको हम देखें, दमन या रिप्रेशन। इस प्रकार के जीन नियंत्रक में जब किसी जीव का संश्लेषित प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद मिलाया जाता है, जब इसका अंतिम उत्पाद मिलाया जाता है तो उस एंजाइम का संश्लेषण रुक जाता है जो इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब इसमें उल्टा होता है। अब देखो जब इसका अंतिम उत्पाद मिलाया जाता है, अंतिम उत्पाद पर आने वाला रहता है, तो ये एंजाइम का संश्लेषण पूरी तरह से क्या हो जाता है, रुक जाता है। जो उसको बनाने वाला था ये पूरी तरह संश्लेषण क्या करता है, रुक जाता है। तो इस एंजाइम का बनावट ही इसमें पूरी तरह से क्या हो जाता है, रुक जाता है। संश्लेषण प्रक्रिया अंतिम उत्पाद मिलाते ही क्या हो जाता है, तो ये एंजाइम का संश्लेषण पूरी तरह से रुक जाता है। इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक था वही एंजाइम क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। जैसे हिस्टेडीन अमीनो अम्ल को माध्यम में डालने से हिस्टेडीन संश्लेषक एंजाइम का उत्पादन कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो अगर एक माध्यम में डालते हैं कौन सा पदार्थ, हिस्टेडीन अमीनो अम्ल, जैसे इसको माध्यम में डाला जाता है तो उसमें जो हिस्टोडीन संश्लेषक एंजाइम था, इसका जैसे उत्पादन हो रहा था, इसके उत्पादन में अचानक से क्या जाता है, गिरावट आ जाता है। इस प्रकार के जेनेटिक तंत्र को दमनकारी तंत्र, दमन मतलब रोकने का काम करता है, उसको बर्बाद करने का काम करता है, तो इसलिए इसको दमनकारी इसको बोला जा रहा है, या दमन बोला जाता है। इस नियंत्रक जीन को हम लोग दमन नियंत्रक जीन के नाम से जान रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे का जो पढ़ना इसमें ऑपेरॉन मॉडल पढ़ना है, तो ऑपेरॉन मॉडल पढ़ना है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।